नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहानी का नाम है गुल्ली डंडा। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो आइए सुनते हैं कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। जब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है और इनके साथ ही जाकर खेलने लगूँ। ना लॉन की जरूरत है, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो भी खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि इसके सामान महंगे होते हैं, जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च किया जाए। खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रा फिटकिरी के ही चोखा रंग देती है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो गए हैं कि अपनी सभी चीज़ों में अरुचि हो गई। हमारे स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल इनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय होता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का नहीं होता? तिल्ली फट जाने से टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में सबसे अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना, गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भी भेद न रहता, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शनों की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बड़े वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, माँ की दौड़ केवल द्वार तक, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नाव की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि बनाने में मस्त हूँ, ना नहाने की सुध और ना ही खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर इसमें दुनिया भर की मिठाइयों का मिठास और तमाशों का आनंद है। मेरी हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की ही सी चपलता थी, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे, उसे अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पाद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना तो 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने की बेर में क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ, मैं दिन भर पाता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाना जाऊं, ना पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है तो दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, तुमसे मांग कर नहीं खाया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव न दूंगा। मैं समझता था कि न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सुलूक करता है? शिक्षा तक को स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा जाते हैं, या तो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी कभी नसीब ना होंगे। वह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय पर बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी।
और गाली ही नहीं, 2-4 चांटे भी जमा दिए। मैंने उसे दाँत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अश्र का मुकाबला न कर सका। वह भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर की तरफ जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथ से पिटकर आया था। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से किसी तरीके की कोई शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। यहाँ बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी। मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था, लेकिन मैं मारे खुशी की फूला न समा था। लड़कों से जीट उड़ाता रहता कि वहाँ ऐसे ऐसे घर थोड़ी ही हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाएगी। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो वह कह रहे हो कि तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और इसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा जहां डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब सुंदर बगीचा था। स्थान का काया पलट हो गया था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं इसे पहचान ही ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोलकर अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसे जी होता कि उस धरती में लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही गया। गया नाम का कोई आदमी है तो उसे शायद शायद वही तो है। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ कर गया और एक क्षण में 5 हाथ लंबे काले देव को साथ लेते आया दिखाई देता हुआ। मैंने दूर से ही पहचान लिया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का सईस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारे एक दांव हमारे ऊपर है, आज वह ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे। अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहा, पर खेले बगैर तो रहा ही नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेले। वहाँ कौन सा कोई देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली। मैंने गंभीर भाव धारण किए हुआ था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वह सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती है। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी।
तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा। वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उसे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों ओर तरफ सन्नाटा था। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ था, जहाँ आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कामनों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रख कर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे भी हो आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण कर डालता हूँ। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्लियों को उससे प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धंधलियाँ करता रहा। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच्च हो जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली जब ओछी चोट पड़ती तो वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाण लगाता। गया यह सब सारी बेकयागिरी देख रहा था, पर कुछ बोलता न था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गया हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे पर आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वही गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती तो कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। आधा घंटा पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से होकर गई है, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष न प्रकट किया। ना लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या बेईमानी करते? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता था, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूँ। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतनी जोर से लगी कि जैसे बंदूक छुटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे उस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हर्जी क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदाना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन आता है दांव देने। गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा। तुमने लगते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। यह सत्य को झुटलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन उसकी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे पर लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, न जाने ये कितनी देर तक पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, मुझे गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं है। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच हो गया। 1 मिनट में कम से कम वह एक दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटे भर पदा और 1 मिनट में ही वह अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दांव और खेल लो। तुम पहले ही हाथ में हुच हो गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी होंगे, आप भी आओगे जब आपको फुर्सत हो, तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया।
दूसरे दिन मैच देखने आया। कोई 10-20 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सिवा झिझक व हिचकिचाहट व बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल उसने मुझे इसी तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज खबर लेती। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली है। इन पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमावा हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे बताकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचारी नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। हमें कोई भेद न था। यह पद पर कर मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहुँचे। मैं मिलूँगी आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साहित्य हमारे देश का सुनते रहिए। धन्यवाद।